साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखो, कल अपने अपवर्तन स्टार्ट कर लिया था, खत्म भी कर दिया था। आज अपवर्तन के कारण पढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लिखो क्वेश्चन सब। अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, मतलब अपन डेली रूटीन लाइफ में जो देखते हैं उसके उदाहरण पूछ लेते हैं कभी कभी कि अपवर्तन से क्या क्या अपने को प्रभाव दिखते हैं। तो मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि बाल्टी में पानी भर देंगे तो उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। बोलो, बाल्टी अगर कांच के गिलास में अपन पेंसिल को रखेंगे पानी भर के तो पेंसिल टेढ़ी दिखेगी या कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी? बोलो, तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? अपवर्तन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना। अब तारे टिमटिमाने बेटा, क्यों टिमटिमा रहे? क्योंकि उन तारों पे प्रकाश जा रहा है। बोलो, क्या जा रहा है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण थोड़ी तिरछी हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है और हमारी आंखों तक ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। आई बात समझ में? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे वही प्रकाश से तारों में उजाला होता है और उनका जो बिंब है, प्रकाश का जो प्रकाश किरण तारों पे जा रही है और वहां से जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए अपने को ऐसा दिखता है कि यार तारे टिमटिमा रहे हैं। तो वो किस घटना के कारण दिख रहे हैं हमें? अपवर्तन। तो दो तीन उदाहरण है या दो तीन कारण है जो जिसको अपन लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं, पहला तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अगला लिख सकते हैं, पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जो पानी से भरी बाल्टी रहती है ना, उसका पेंदा अपने को ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर है ना। और भी लिख सकते हैं कि पानी में अगर मान लो अपन पेंसिल डाल दे तो पेंसिल तो तिरछी दिखती है। लिख सकते हैं, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़, कोई सी भी छड़ ले लेते, तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। ये किस कारण है? ये सब अपवर्तन के कारण है, अपवर्तन की घटना है बेटा। और सबसे अच्छा एक और एग्जांपल सुनो। पहले आप कभी देखते हो जैसे सूर्योदय होता है तब भी अपने को उदय ना हो उससे पहले लाल लाल दिखता है। बोलो, और सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है ना, अस्त होने के बाद भी वहां पर लाल लाल दिखता है। ये सबसे बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्योदय से पहले लाल दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद लाल दिखाई देना, ये किस कारण? आगे बात समझ में? याद कर लेना, स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद आकाश में लाल दिखाई देना या लाल रंग दिखाई देना, ये सभी घटनाएं अपवर्तन के उदाहरण हैं या अपवर्तन के कारण होती। ये जितनी भी घटनाएं हैं सब अपवर्तन के कारण होती है बेटा। देखो बेटा, ये हमारा अपवर्तन खत्म हुआ, लेकिन अपवर्तन में एक और बार बार क्वेश्चन आता है कि क्रांतिक कोण। यार अभी तक तो आपतन कौन सुना है, अपवर्तन कौन सुना है, ये क्रांतिक कोण कौन सी चीज आ गई साहब? तो ये क्वेश्चन आया था कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन से संबंधित है। देखो, कल अपन ने पढ़ा था अपवर्तन ये था, माना यहां से किरण आई, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, या तो इससे ये इधर जाना चाहिए था लेकिन या तो यहां आती है या फिर ये यहां जाती है। समझ में आया? ये अपवर्तन पढ़ा था। ये आपतित किरण थी, बोलो क्या थी? आपतित किरण। और ये क्या थी? अपवर्तित किरण। ये भी अपवर्तित किरण, सीधी नहीं जाती थी, सीधी, इस वजह से अपवर्तन हुआ। अब क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, बना रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा। यहां से मैंने आपतित किरण डाली, क्या डाली? आपतित किरण। अब ये जिस कोण पे डाल रहा हूं मैं, ऐसा कोण जिस पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री, या अपवर्तन जो कोण है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री। ध्यान रखना, आपतित किरण का वह मान, आपतित किरण का वह मान या वह कोण, भाई इसको देखो, मान लो अगर अपन सीधा लेते हैं तो या तो इधर हो जाता है, वो अपन इस हिसाब से इसको एडजस्ट करें। आपतित किरण का वह कोण जिस पर अपवर्तित कोण
कितना हो जाए, उस कोण को हम क्या कहते हैं। देखो समझ में ऐसे आएगा। देखो अगर मान लो मैं यहां पर लेता हूं साहब 45 डिग्री, कितना लेता हूं, और ये भी होता है साहब 45 डिग्री, तो हमने 45 लिया इस वजह से इसका मान साहब 50 हो गया साहब, कितना हो गया। हमने साहब 70 लिया, इसका मान साहब 80 हो गया, मान रहे हैं अपन, ठीक है। अपन ने लिया साहब 75, कितना लिया, और इसका मान बढ़कर कितना हो गया 90, कितना हो गया। तो 75 कौन सा कोण है, समझे नहीं समझे भाई। आप अपन ने उस कोण के हिसाब से आपतित किरण डाली जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री को नहीं कहते क्रांति कोण, ध्यान रखना। क्रांति कोण तो उसे करें जिस कोण पर हमने जैसे ही किरण डाली उससे 90 डिग्री का कोण बन गया, समझे। अब बोलो ये वाला कोण, ये वाला कोण है ना आई, ये तो आपतन कोण था, लेकिन आपतन कोण से अपवर्तन कोण बन रहा था, लेकिन अब आपतन कोण को अपन अलग नाम ले रहे हैं, आईसी। क्या नाम ले रहे हैं, क्रिटिकल आयोनाइजेशन, मतलब क्रांतिक कोण। ये आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे, जब इस कोण से ये इधर कितना हो जाए, समझे कुछ, बोलो समझे। एक बार और समझ लो। देखो आपतन कोण का वह मान, किसका वह मान, आपतन कोण कौन बनाता है, आपतित किरण कौन बनाता है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके द्वारा अपवर्तन कोण कितना हो जाए, उस कोण को ही हम क्या कहते हैं। बोलो क्रांतिक कोण अपवर्तन कोण को कहेंगे या आपतन कोण को कहेंगे, समझ गए, बोलो आया समझ में। मतलब हम क्रांतिक कोण को किसका कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण का, सॉरी आपतन कोण का। तो आपतन कोण, आपतन कोण का वह मान जिससे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, बोलो 90 डिग्री हो जाए, उसे ही क्रांतिक कोण, समझ में आया बेटा। अब देखो क्रांतिक कोण आते हैं, मतलब ये अभिलंब से 90 डिग्री हो गया, बोलो समझ में आया क्या। तो ध्यान रखना, और इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आईसी से। देखो आई मतलब तो आपतन कोण हो गया, मतलब ये आपतन कोण का ही मान है, बोलो किसका मान है, इधर वाले कोण का मत लेना, किसका है, आपतन। मतलब अपने ऐसी मतलब किरण भी है जिसका कोण अपने हिसाब से ऐसा रखा कि वो 90 डिग्री हो गया साहब, समझे। चलो उतार लो, अरे हो गया होगा बेटा। देखो एक बार और समझ लो, मैंने क्या कहा, हम पढ़ रहे हैं अभी अपवर्तन ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अपवर्तन ही पढ़ रहे हैं। अपवर्तन में ये घटनाएं होती है साहब, अगर मैं अपवर्तन कराऊं तो ऊपर से किरण भेजूंगा, विरल माध्यम से अगर में जाएगी तो वो तो अभिलंब की ओर आ जाएगी। अब ये यहां से यूं नहीं आ रही, मतलब दूर जा रही है। अब ऐसे कोण पर मैंने किरण को भेजा कि वो किरण कितना डिग्री का कोण बना रहा है, नीचे जाकर 90, तो वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। अब एक और क्वेश्चन आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण मतलब पूरा है साहब, आंतरिक मतलब अंदर से, परावर्तन मतलब परावर्तन के जैसा। अब पढ़ तो अपन अपवर्तन रहे हैं, लेकिन परावर्तन होगा साहब कैसे होगा, देखना भी समझना, इसके आधार पर समझेंगे अपन। देखो मैंने पहले आपतन कोण कम लिया था, इसलिए अपवर्तन नीचे हो रहा था, थोड़ा आपतन कोण बढ़ा दिया तो क्रांतिक कोण कर दिया, तो 90 डिग्री कोण हो गया। अभी मैं क्रांतिक कोण से ज्यादा कराता हूं साहब, क्रांतिक कोण से ज्यादा। देखो समझ में आ जाएगा बेटा, ये तो अपवर्तक पृष्ठ है, बोलो क्या है ये, अपवर्तक पृष्ठ। ये क्या है, अभिलंब है, बोलो क्या है, अभिलंब है। अब मैं यहां से किरण को, जैसे इधर देखो सीधा सा दिख रहा है, वैसे भी ये बिल्कुल यहां से भेजा, ये कोण आई था, इसको बढ़ाकर मैंने क्या कर दिया, आईसी कर दिया। देख लो इधर, अब आईसी से भी ज्यादा मान करूं, आई से भी ज्यादा, तो थोड़ा इधर, थोड़ा आपको भी दिख जाएगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, बोलो ये क्या हुआ, आई मतलब ये आईसी से ज्यादा, ये आई का मान किससे कर दिया मैंने, आईसी से ज्यादा कर दिया। तो अब देखो पहले आईसी का तो किरण यहां आ गई थी, अब और बढ़ा दिया तो किरण कहां जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, तो अब ये किरण कहां चली गई, ऊपर चली गई, समझे कुछ, बोलो समझे। मतलब अब कोण कितना हो गया, इतना ज्यादा हो गया, बोलो हुआ नहीं हो, ऊपर से मत करना रे, वो तो परावर्तन हो जाएगा। क्या अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपवर्तन नीचे जाएगी ना किरण, लेकिन मैंने इसको और नीचे कर दिया, मतलब आईसी से भी ज्यादा कर दिया, क्रांतिक। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, किससे हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो जो अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती, और इसे ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया, बहुत सीधा है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो
अपवर्तित किरण उसी माध्यम में लौट आती है और इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो बहुत सीधा है, हम अपवर्तित किरण नहीं बोलेंगे, परावर्तित किरण नहीं बोल रहे, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, परावर्तन हो तो परावर्तन जैसे नॉर्मली से आता है, लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपवर्तन। अब अपवर्तन में अपन क्या कर रहे हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आपतन कोण का मान आई था नॉर्मल, तब तो अपवर्तन हो रहा था, नीचे जा रही थी। अब आई का मान थोड़ा बढ़ाया, क्या कर दिया हमने, क्रांतिक कोण कर दिया, तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया। अब आई आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दूं, तो ज्यादा किया तो फिर ये जो अपवर्तित किरण है ना वो नीचे, अब यहां तक तो आएगी थी, अभी कहां चली जाएगी, ऊपर। मतलब अब सोचो, अब ये अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में लौट गई। बोलो अब इसको आप अपवर्तित बोलोगे या परावर्तित बोलोगे, अपवर्तित किरण है ये। कौन सी किरण है, समझे कुछ, क्योंकि कोण का मान ये आर्य रखेंगे इतना बड़ा, तो और इस घटना को अपन बोलेंगे क्या, पूर्ण आंतरिक, नहीं आंतरिक परावर्तन। परावर्तन जैसा दिख रहा है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, इतना मत उलझो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो अपन बोलेंगे जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में लौट आती है जिससे वो गई थी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके भी बहुत उदाहरण है, जैसे आप सुनो, आप कभी हाईवे पे गए होंगे, हाईवे पे नया हाईवे बनाए साहब, तो आपको ऐसा लगता है दूर से यार हाईवे पानी भरा है, बोलो दिखता है क्या, या फिर कहीं आप रेगिस्तान में चले गए तो आपको ऐसा लगता है दूर से यार पानी भरा है, लेकिन पानी नहीं है, उसके पास जाते रहे यार। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं, हिंदी में आता है मृग मरीचिका। क्या मतलब, झूठ वहां से दिख रहा है कि यार हिरण है लेकिन हिरण नहीं है ना। जैसे मान लो अपन हाईवे पे चलते हैं और हाईवे पे सुन लो बातें मत करो, आपने ऐसा महसूस किया होगा, अपन गाड़ी से चलते हैं या हाईवे पे चलते हैं तो ऐसा लगता है यार दूर हाईवे पानी भरा है, लेकिन पास जाते पानी नहीं दिखता, फिर आगे दिखता है पानी भरा है। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो आपके उदाहरण आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताओ, तो जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका, सर्दियों के जो सर्दियों के इलाके हैं जैसे मान लो शिमला है, मनाली है, वहां पर उन्न मरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्न मरीचिका। ये सब मरीचिका मतलब होता है झूठ माट, आभास, आभास होना। ये किस वजह से हो रहा है, अरे क्योंकि सूर्य की प्रकाश किरण वहां पर गिर रहे हैं और वहां से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, चमक रही है, और चमकने की वजह से हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर पानी है, लेकिन पानी नहीं। अब वो वहां पर प्रकाश किरण गिरी, अपवर्तन होना था, और वापस वो किरण वापस हमारी आंखों तक आ रही है, तो ऐसा महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बार बार पूछता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अब लिखो क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान किसे, क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखो ये तो था आपतन कोण आई, और ये क्या है, अपवर्तन कोण आर। अब अपवर्तन कोण कितना, इतना ज्यादा हो गया, यहां पर आई से ज्यादा, मतलब वही आई का मान अपन ने क्या कर दिया, आई से ज्यादा कर दिया। ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण है, बीच में अभिलंब है, और ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है साहब। इसको उतार लो। इसके बाद अपन इसके, देखो बेटा हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा। क्वेश्चन आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, मजाक नहीं है कि बार बार क्वेश्चन आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। कैसा लग रहा है, जैसे परावर्तन हो, ऐसा लग रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जबकि क्या है ये, अब इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे गर्म प्रदेशों में मृग मरीचिका दिखाई देना, ध्यान रखना। गर्म में तो मृग मरीचिका और ठंडे में उन्न मरीचिका, ध्यान रखना। गर्म में क्या, मृग मरीचिका, और उन्न में, ठंडे में उन्न मरीचिका। प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर आते हैं उनमें भी किसका काम होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पानी में उठे बुलबुलों का चमकना, पानी में जो बुलबुले उठते हैं ना वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, किस कारण? पूर्ण आंतरिक, अरे हीरे का चमकना किस कारण? ठीक है, तो अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन खत्म हुआ। अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। आज से वापस नया टॉपिक स्टार्ट, ध्यान रखना। अब गोलीय दर्पण, मैंने एक बात कही थी कल, दर्पण किसके लिए उपयोग में आते हैं? मतलब दर्पणों में कौन सी घटना होती है, परावर्तन या अपवर्तन? कल कहा था मैंने, दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में, अब अपन ने परावर्तन अपवर्तन तो पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे पहले दर्पण। दर्पण पूरे पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, बातें नहीं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनसे बने प्रतिबिंब कहां से क्या बनेगा, ध्यान रख लेना। सुन लो दोबारा, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे प्रतिबिंब बनते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, सारणी पढ़ेंगे। ऐसे ही लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे बने प्रतिबिंब क्या होते हैं, जिसमें अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। बातें मत करो। गोलीय दर्पण, अब सुनो, नाम ही वही है। अरे दर्पण मतलब तो कांच, लेकिन कैसा कांच? गोल। मतलब अब अपन क्या बोल रहे हैं, गोल का मतलब क्या? मतलब जिसमें परावर्तक पृष्ठ, जो पृष्ठ होता है ना, जैसे अपन ले रहे हैं पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ कैसा हो? गोल हो। अरे इसको गोल कर दो ना, जैसे मान लो इसको इधर करो, इसको इधर, तो ऐसा गोल हो गया। बोलो, यही दर्पण हो जाता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोल, तो उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। या तो अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण कैसा होता है? पढ़ेंगे। फिर उनसे प्रतिबिंब बनाएंगे। ऐसे ही लेंस पढ़ेंगे। लेंस से 2 होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ध्यान रखना इन दोनों में क्या अंतर है, मैं एक बार में समझा दूंगा, पूरे प्रतिबिंब आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखोगे तब है, माइंड को यहीं रखना, नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार कहां से किरण जा रही है, फोकस बिंदु जा रही है, कहां निकल रही है, कहां प्रतिबिंब बन रहा है, उलझ जाओगे। और अगर सुलझना हो तो जितनी देर तक मैं समझाऊं यहीं रखना माइंड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? लिख लो जल्दी क्वेश्चन। देखो अब मैं यहां पर समझा दूं आपको दर्पण क्या है साहब। माना ये कांच है साहब, क्या ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? कैसा दर्पण है बेटा? अब मैं साहब इसका परावर्तक पृष्ठ मान लो इसको ले लेता हूं साहब, एक ले लेता हूं परावर्तक पृष्ठ। मतलब मैंने ये कांच ले लिया, ठीक है, इसका केंद्र कहां है? बीच में। केंद्र कहां है? बीच में। अब मैंने इस साइड को ले परावर्तक पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जहां से अपन किरण डालकर प्रतिबिंब देखेंगे, वही जैसे जिस पर अपन किरण डालते हैं वही तो क्या है? परावर्तक। देखो हमने ये इस पे किरण डाली थी, तो ये कौन सा पृष्ठ हो गया? पृष्ठ हो गया ना, मतलब परावर्तक। अभी अपन परावर्तन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि गोलीय दर्पण किसके लिए था? दर्पण किसके लिए था? मतलब परावर्तन ही परावर्तन पढ़ेंगे, तो यहां पर पृष्ठ भी आएगा, तो किसका आएगा? परावर्तक पृष्ठ। समझ, एक एक लाइन समझना। अब मान लो कि मैंने दर्पण लिया, दर्पण में ये भी पृष्ठ है और ये भी पृष्ठ है, बोलो है या नहीं? बोलो, या तो इधर से किरण डालूं या इधर से किरण डालूं। अब मान लो मैं एक पृष्ठ ले लेता हूं। अब अगर इसका पृष्ठ गोल हो, इस कांच का पृष्ठ कैसा हो, तो इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय। बोलो क्या कहेंगे? गोलीय। अब देखो, मतलब अगर अपन दर्पण पढ़ रहे हैं तो गोल वाला दर्पण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गोल वाला दर्पण। इसका केंद्र कहां है साहब? बीच में। कहां है? बीच में। अब सुनो, इसमें से अपन निकालेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। जिसको ये समझ में आ जाएगा वो आगे कंफ्यूज नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये हमारे पास गोलीय कांच है साहब, गोलीय दर्पण है, गोला कांच है साहब, गोल वाला। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जो मतलब जिसका जो गोल वाला सिरा है अगर केंद्र की ओर हो, अगर मैं इसको अंदर लूं और ये इधर वाला भी क्या आएगा? अंदर आएगा नहीं आएगा? बोलो, समझो नहीं समझे क्या? ये जो गोल वाला परावर्तक पृष्ठ है ना, देखो ये पूरा का पूरा, इधर भी ये परावर्तक पृष्ठ और ये भी क्या है?
परावर्तक पृष्ठ, बोलो, ये भी परावर्तक पृष्ठ और ये भी। अगर परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर हो, केंद्र की ओर है, ये भी केंद्र की ओर है, समझना, बेजा घूम जाएगा नहीं तो फिर लेंस में, पहले यहां समझ लो फिर इसका उल्टा कराओ, इसमें लेंस समझ में आ जाएगा। परावर्तक पृष्ठ अगर ऐसा है, ये केंद्र से बाहर है या केंद्र की ओर है? ये केंद्र से बाहर है और ये केंद्र की। अगर परावर्तक पृष्ठ कहां हो? केंद्र की ओर हो, तो बनने वाला दर्पण कौन सा दर्पण? अवतल। कौन सा दर्पण? क्या परिभाषा बनेगी? अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ कहां हो? अरे कहां हो? उसे क्या बोलते हैं? अब सुनो, यही दर्पण और सेम टू सेम, जैसे मान लो ये केंद्र है, परावर्तक पृष्ठ अगर केंद्र के बाहर हो, ये केंद्र है, बोलो है या नहीं है? ये परावर्तक पृष्ठ केंद्र से क्या है? और इधर वाला भी। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र से दूर मान लो या बाहर मान लो, तो वो क्या कहलाएगा? समझ गए? अब समझ गए? और परिभाषा क्या है? गोले दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोल हो, तो उसे क्या कहेंगे? कितने प्रकार का होता है? अवतल और। अब गोल तो है, लेकिन अगर केंद्र की ओर है तो, और केंद्र के बाहर है। समझ में आ गया? बहुत सीधा है। फिर बोल रहा हूं, अगर ये चीज नहीं समझे तो रोओगे, और ये चीज समझ गए तो फिर मजे मजे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना आसान नहीं है। तुम लोग बार बार देखो, यार ये तो यहां से जा रही किरण, यहां जा रही है, यहीं क्यों गई? ऊपर चली जाती। अब यहां पर उसे समझ में आएगा। तो अगर गोल दर्पण है तो उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार से है। अगर ये ऐसे कैसे गोल हैं तो, अगर ऐसे कैसे ही हैं तो, और ऐसे हैं तो, समझ गए? केंद्र तो बीच में रहेगा। बोलो, बस समझ गए तो बस आगे बढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ, सर हम अपवर्तक क्यों नहीं लिख रहे यहां? क्योंकि दर्पण में घटना कौन सी होती है? परावर्तन। तो ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोल होते हैं, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। इधर देख लो, साइड में लिख रहा हूं मैं, ये तो क्या है? समतल दर्पण। बोलो क्या है ये? समतल दर्पण। और ये क्या है? गोलीय दर्पण। समझ गए हो? बोलो। अब जिसके परावर्तक पृष्ठ अगर फ्लैट है तो समतल दर्पण, और जिसके गोल है तो गोलीय दर्पण। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, यह दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला डालेंगे क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। पहला क्या डालेंगे? अवतल दर्पण। और कभी कभी इंग्लिश में भी तो आता है, और इंग्लिश भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन कॉनकेव। कॉनकेव। और उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? तो ये कॉनकेव। अब साहब, सर हमें हिंदी याद नहीं होती, इंग्लिश कहां लिखा रहे हो? अवतल दर्पण में क्या लिखाया? जिसके परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर? केंद्र की ओर। बस हो गया काम। देखें, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर होते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अवतल दर्पण कहते हैं। इधर बना दूं मैं? बना दूं ना? ये बीच में पहले केंद्र बनाना, तो उसके बाद ऐसे करना, इधर भी ऐसे करना। दोनों साइड का बता रहा हूं मैं ना। अगर अपन जब प्रतिबिंब बनाएंगे ना, इधर देखो बेटा, प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक को लेके बनाएंगे यूं, ठीक है? यहां से किरण भेजेंगे और ऐसे आएगी, किरण भेजेंगे ऐसे आएगी, ठीक है? तो अपन एक को मतलब ये क्या है? ये बोलो, ये क्या है? अवतल दर्पण। और ये क्या है? बोलो क्या है ये? उत्तल। समझ जाओगे? बोलो। तो अपन केवल यहां पर तो दोनों साइड की दे रखी है, मतलब दोनों साइड को मैं बना रखा हूं। तो ये है अवतल, क्या है बोलो रे? अवतल दर्पण। फिर अपन जैसे प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक को लेके चलेंगे। समझ ले रे, ढंग से समझ ले। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। आगे आओ, दूसरा उत्तल दर्पण। और उत्तल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। लिखो, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ
केंद्र से बाहर की ओर हो, केंद्र से बाहर की ओर होते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को भी बना रहे हैं अपन, इसको इधर बना लेना, ये केंद्र बनाना बीच में, और एक साइड ऐसे करना और एक साइड ऐसे करना, ठीक है। ये कौन सा? उत्तल दर्पण। बना लो जल्दी, उतार लिया। देखो एक बार और समझ लो, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ कैसे हो? गोल हो, और गोल हो तो वो दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। अगर फ्लैट हो, चपटे हो तो क्या कहलाता है? अपन गोलीय दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, बातें मत करो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल समान दिखता है, वस्तु से जितनी दूरी पे उतने दिखता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ गोल होते हैं, इसलिए गोल कहलाया साहब। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार में क्या क्या आएगा? अवतल और अगर केंद्र की ओर परावर्तक पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं क्या? अरे केंद्र की ओर हो तो अवतल दर्पण, और केंद्र से दूर हो, केंद्र से बाहर की ओर तो। समझ में आ गया? चलो अब अपन इसके बारे में, इसके लिए जैसे गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाएंगे ना, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बार बार क्वेश्चन आता है यहां से। चलो अब हेडिंग डालो आप, इसमें हेडिंग के रूप में लिखो कुछ दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये हेडिंग हो गया। अब इसमें अपन एक एक पढ़ते रहेंगे ना। डाले हेडिंग। देखो दर्पण के लिए अपन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। जैसे अपन ध्रुव देखेंगे, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है। कम से कम 5 तो अपन पढ़ेंगे। तो अपन एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, सॉरी उत्तल दर्पण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं साहब? उत्तल दर्पण ले रहे हैं। अवतल भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उत्तल दर्पण में अपने को अच्छे समझ में आए। उत्तल दर्पण ले रहे हैं, ये अपन ने दर्पण बना दिया। इधर भी हो सकता है परावर्तक पृष्ठ, लेकिन अपन एक पृष्ठ से हमेशा काम करेंगे, तो हमने ये इसको हटा दिया। बस केंद्र ध्यान रखना, इसका केंद्र यही होगा, ठीक है। अब देखो पहला आता है ध्रुव। ध्रुव क्या है साहब? ये हमने क्या बनाया? बोलो क्या बनाया? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु, किसका केंद्र? उत्तल दर्पण का केंद्र नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूं? परावर्तक पृष्ठ। अब इसका केंद्र कहां है? ये कि ये वाला दिख रहा है? तो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु यही कहलाता है क्या? ध्रुव। क्या कहलाता है? और इसको दर्शाते हैं पी से। कैसे दर्शाते हैं? अरे बोलो कैसे दर्शाते हैं? क्या परिभाषा होगी? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? ठीक है, आगे आते हैं। वक्रता केंद्र क्या आता है? वक्रता गोलीय दर्पण जो भी लिया हमने, उत्तल दर्पण का केंद्र, उत्तल दर्पण का, अभी अपन कौन सा दर्पण लिया? उत्तल। तो अगर अवतल लेते तो केंद्र इधर आता नहीं आता, है ना? तो दर्पण का केंद्र बिंदु ही कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसको अपन दर्शाते हैं सी से। कैसे दर्शाते हैं? किसे दर्शाते हैं? वक्रता, अरे त्रिज्या दिख ही रही है, कहां से होगी त्रिज्या? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसको अपन दर्शाएंगे आर से। ये क्या है? वक्रता। समझ रहे हो बेटा? तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या बनेगी? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको अपन आर से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। मुख्य अक्ष क्या है? वह अक्ष जो ये लंबी लाइन है ना पूरी, वह रेखा जो ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु सबको मिलाती है, बीच में से निकलती है, इसको हम कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य मेन एक्सिस यही, इसके समानांतर ही अपन प्रतिबिंब बनाएंगे। अब आता है साहब क्या? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को अपन एफ से, एफ मतलब फोकस। अब देखो साहब फोकस बिंदु क्या है, ध्यान रखना। मुख्य अक्ष से के समानांतर, मुख्य अक्ष के समान, जैसे इधर है ना ये, ऐसे ऐसे समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, इधर ले लो या फिर इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी। बोलो टकराएगी, टकराएगी बोलो। और टकराएगी तो परावर्तन होगा, बोलो होगा नहीं होगा? अब ये पृष्ठ है, ये अगर बिल्कुल चपटा होता तो परावर्तन सेम टू सेम ऐसा होता, बोलो। परावर्तन यही तो है। अरे इसको ले लो आप, इतने से को ले लो, ध्यान रख लेना।
इसको ले रहे हो आप, ये आपने पृष्ठ ले लिया, इधर से किरण आई, परावर्तन की बात कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, यूं जाएगी, नहीं जाएगी, बोलो रे, समझ रहे हो। अब ये थोड़ा सा घूम रहा है तो घूम रहा है, इसको घुमा दो तो थोड़ा यूं चल जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, समझ रहे हो। अब मतलब किरण कहाँ जाएगी, परावर्तन के द्वारा इधर जाएगी, बोलो जाएगी नहीं जाएगी, इधर से आई और इधर जा रही है, और ये बीच में क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है, बोलो होता नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक बनाऊंगी तो बाद में दिक्कत आएगी, ये चीज जिसको समझ में आएगी नहीं अभी यही, फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तन करती है। अब करती है तो साहब इसका बिंदु कहां बनाए, चलो ठीक है इधर भी करो, ये भी साहब किरण आई और ये परावर्तन इधर आएगी नहीं आएगी, बोलो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि परावर्तन तो कैसे होता है बेटा, अपवर्तन थोड़ी पढ़ रहे हैं, परावर्तन पढ़ रहे हैं, लेंस में पढ़ेंगे अपवर्तन। अब देखो परावर्तन हुआ, अब इसको बाद में देखिए यार ये दोनों किरण कहां मिल रही है, आभास, उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बनता हुआ प्रतीत होगा, तो साहब इन दोनों को मिला है तो साहब ये देखो ये पीछे की ओर कहीं मिल रही है, बाद में बना दे, कहीं ना कहीं मिल रही है, बोलो मिल रही है क्या, और कहां मिल रही है, कहां मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, नहीं समझे क्या। अरे ये किरण आई टकरा के इधर चली गई, चली गई, तो इसकी आभास पीछे की ओर, इसको ये लाइन है ना, इसको पीछे ले जाओ आप, और ये भी गई, परावर्तन हो गया इसे, इसको पीछे ले जाओ, जहां पर मिलता है, मतलब परावर्तन के बाद जहां पर दोनों किरण आके मिलती है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, समझे कुछ, दोबारा समझो, टेंशन नहीं है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, समझ गए, बोलो, सर हम तो नहीं समझे, आप तो अवतल से समझाओ, हमारे तो दिमाग खराब हो रहा है। चलो ठीक, दिमाग खराब मत करो, अपने पास सब ऑप्शन है। ये क्या है बेटा, कौन सा दर्पण, बोलो कौन सा दर्पण, ये बीच में क्या है, मुख्य अक्ष, क्या है बोलो, बोलो क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण भेजी मैंने, भेज दी, बोलो भेजी। अब बोलो इसका परावर्तन इधर होगा या उधर होगा, नीचे होगा ना, दिख रहा है, तो चलो इसका परावर्तन ये हो गया साहब, ठीक है। एक और किरण भेजी, कहां होगा, कहां मिल रही है, यहां मिल रही, इसको हम क्या कहेंगे। अब देखो अवतल दर्पण में तो वास्तविक बन गया, अपन यहां से पता लगा लेंगे, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, कैसा होता है, दिख गया ना, बोलो कैसा होता है। अब इसका उल्टा जब लेंस पढ़ेंगे ना, अवतल लेंस में वास्तविक आभासी होगा, उल्टा होता है, लेकिन अभी उसको मत पढ़ो, बस हमें तो ये पढ़ाना था आपको कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद जहां से टकराती है वो जो बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, समझ में आया, बोलो आया नहीं आया। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ ली, जैसे ध्रुव, ध्रुव क्या है, अरे परावर्तक पृष्ठ के बीच का बिंदु क्या है, ध्रुव। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र की जिससे गोला बना, ये साहब यही तो गोला है, बोलो यही तो गोला है। अब गोले का केंद्र क्या आ जाएगा, यहां पर, इसमें यहां आ जाएगा, यहां मत लेना, यहां तो किसके लिए आएगा, उत्तल के लिए। अब ये वक्रता केंद्र हो गया, हुआ नहीं हुआ, आगे आ जाओ, वक्रता त्रिज्या क्या है, अरे सर हमने अभी देखी, यहां से लेकर ये क्या है, वक्रता, आगे आ जाओ, मुख्य अक्ष क्या है, ये लंबी लाइन ही क्या है, समझ में आया। अरे फोकस बिंदु क्या है, जहां से दोनों किरण आके जहां पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो सभी चीजें आ गई, यही है दर्पण, समझ में आ गया, ऐसे लेंस रहेगा, बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो एक बार और समझा रहा हूं, ये लास्ट बार है। देखो दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा बनाएंगे, अपन ले रहे हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, बोलो ऐसा ही होता है। अब इसका केंद्र कहां है, दर्पण का गोला, गोले का केंद्र ये है, और जो केंद्र होता है, गोले का केंद्र होता है उसे तो बोलते हैं वक्रता, अरे वक्रता, और अपवर्त सॉरी परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या, क्या कहलाती है, अरे ये गोले की त्रिज्या है। उसके बाद देखें मुख्य अक्ष क्या है, इन सबको मिलाने वाली रेखा क्या है, और फोकस बिंदु क्या है, अरे फोकस बिंदु जहां पर किरणें आकर टकराती है उसे क्या बोलते हैं। और दर्पण के लिए कौन सी घटना बताई, परावर्तन। कौन सी घटना बताई, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, और लेंस के लिए, लेंस के लिए ध्यान रखना, अभी मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर दर्पण, तो यहां पर बोलेंगे कि समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। लेंस के लिए लिखा हुआ समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद जहां मिलती है उसे क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। समझ गए, जिसको ये चीज क्लियर हो जाएगी वो बाद में आगे अपने आप समझ जाएगा। बोलो समझ में आया, आ गया। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखो इधर वापस,
भाई अपन दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। एक बात वापस फिर दोबारा बोल रहा हूं, दर्पण में कौन सी घटना होती है? परावर्तन की। कौन सी घटना होती है? तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपन देखते हैं। पहला होता है ध्रुव। क्या होता है? अभी जरूरी नहीं कि पहले होता है, अपन पढ़ रहे हैं कि ध्रुव क्या है? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के बीच के जो मध्य बिंदु होता है, ये परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे कैसे दर्शाते हैं? वापस आ जाओ, वक्रता। अरे वक्रता केंद्र मतलब किसका केंद्र? गोले का केंद्र। किसका केंद्र? दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र को कैसे दर्शाते हैं? इसमें कहां है? ये रहा। इसमें कहां है? ये रहा। ठीक है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मैंने बोला एक सीधी रेखा होती है। वो सीधी रेखा क्या करती है? जैसे मान लो वक्रता केंद्र और ध्रुव को बीच को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? इसमें कहां है? देखो ये रहा ध्रुव और ये भी वक्रता केंद्र। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है बीच की? मुख्य अक्ष। आ जाओ वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? अरे त्रिज्या किसकी होती है? गोले की। किसकी होती है? अब हमारे पास दर्पण का जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है? अब त्रिज्या कहां से नापेंगे? देखो माना ये गोला है पूरा, क्या ये गोला है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अरे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। कैसे दर्शाएंगे? आर से। अब आता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर किरणें आकर टकराती है। अब किरणें कहां से आएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये इसका मतलब समझते हो? मुख्य अक्ष के समानांतर का मतलब समझते हो? नहीं समझते ना? नहीं समझते ना? अब समझो। समानांतर मतलब है कि जैसे मैं चल रहा हूं वैसे मेरे साइड में कोई दूसरा चले। समझ में आया? जैसे मान लो एक लकड़ी ऐसे रखी है तो दूसरी लकड़ी भी कैसे रखें? ऐसे। यूं रखेंगे तो लंबवत हो जाएगी, बोलो, और यूं रखें तो समानांतर हो जाएगी। तो जैसे मुख्य अक्ष है उसके समानांतर से किरण चलाएं, या तो यूं चलाओ या यूं चलाओ। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात, सर आपने यहां तो इसमें तो ऊपर लिया था, इसमें नीचे क्यों लिया? अरे उसका कोना यूं मुड़ रहा है ना, तो आप टकराओगे देखना नीचे आएगी किरण। समझ में आया? और इसका यूं है तो टकराओगे तो बाहर की तरफ फेंकेगा। समझ में आया? तो देखो ये उत्तल है, उत्तल में बाहर जाएगी तो किरणें कभी नहीं मिलेगी, ऐसे तो मिलेगी क्या? तो उनको पीछे मिलाना पड़ेगा, और जहां पर मिलेगा वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। कान खोल के समझ लेना, फिर बोल रहा हूं, बातें बहुत हो रही है, कोई मतलब नहीं है। देख लो, जिसको ये समझ में आ गया उसको बाद में प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी, और नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चे सब रटते ही है, देख लो, क्योंकि अपन यहीं पर मुख्य अक्ष पर ही अपन प्रकाश बिंदु रखेंगे। जैसे मान लो आएगा कि वक्रता केंद्र पर रखे, यहां से अगर मैं प्रकाश किरण डालूं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मैंने अनंत से किरणें डाली, अनंत से डाली ना। देखो इसमें कहां आपको पता लग रहा है कहां से भेजी मैंने? नहीं पता लग रहा ना? कहां से आ रही है? अनंत से। कहीं से भी आ रही है पता नहीं है साहब। अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से ही निकलती है। कहां निकलती है? ध्यान रख लेना। अब जैसे जैसे मैं पास में लाऊंगा ना, ऐसे ऐसे ये इधर खिसकता जाएगा, फोकस बिंदु खिसकता, ध्यान रख ले। वो पढ़ेंगे अपन इसमें, जैसे अलग अलग सारणी में देखेंगे कि अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? एफ से। कहां जाती है? अनंत। थोड़ा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आऊंगा तो वक्रता केंद्र और एफ के बीच में आ जाएगा। बहुत सीधा है, लेकिन पहले ये तो याद हो कि यार ये चल क्या रहा है, यहां पर कौन कहां है, ये तो याद हो। देखो क्योंकि आगे इतना सीधा टॉपिक आएगा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। अरे हमें ये तो याद हो, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? सी। इनके बीच में अगर जहां से, अब मान लो ये उत्तल है तो यहां पर ये पीछे आएगी, और जहां पर आएगी उसे हम क्या कहेंगे? एफ। अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस पे जाएगी। चलो इसको मत देखो, अवतल को देखो, और अवतल तो बहुत ही सीधा है। जिसको मान लो ये अवतल है, ये मुख्य अक्ष है, अनंत से किरण भेज रहे हैं, यहां से आएगी ये पे जाएगी, और ये सी है। अब देखो अगर मैं अनंत और सी के बीच में यहां से भेजूं, यहां से भेजूं तो ये किरण थोड़ा यहां आएगी। कहां आएगी? सी और एफ के बीच में, इधर खिसक रही है। और अगर मैं सी से भेजूं ना तो बिंदु वापस सी पे आएगा। जितना यूं जा रहे हैं उतना ही फोकस इधर आ रहा है। समझ में आया? ये सब चीजें भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बस मैं ये कह रहा हूं आपको ये चीजें याद होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो कर दो बंद। देखो अब अपन महत्वपूर्ण परिभाषाएं में एक और परिभाषा पढ़ेंगे, क्या? फोकस दूरी, जिसको अपन स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी क्या है बेटा? बहुत सीधा है। देखो मान लो अभी मैंने ये अवतल लेंस लिया, यहां से ये मुख्य अक्ष खींची, ये क्या है? वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? ध्रुव है। इसके बीच की दूरी मैंने क्या बनाई थी? आर बनाई थी। बोलो त्रिज्या आर बनाई थी, बोलो बनाई नहीं बनाई? अब साहब फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी, वो क्या होती है? फोकस दूरी। तो अपन फोकस दूरी एफ बराबर क्या लिखेंगे? आर बटा, बोलो क्या लिखेंगे? आर बटा। तो क्या है? सीधा फोकस दूरी मतलब वही वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो मान लो वक्रता त्रिज्या यहां पर ये आर है, तो यहां पर आएगी फोकस दूरी। बोलो ये एफ आएगा ना? बोलो एफ आएगा नहीं आएगा? फोकस बिंदु आएगा ना? अब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो दो परिभाषा हो गई यार,
एक तो वक्रता त्रिज्या की आधी भी क्या होती है, बोलो, वक्रता त्रिज्या की आधी भी क्या होती है। अब सुनो, और अगर ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसका मान हमेशा ज्यादातर केस में, अगर वो अनंत से आएगा तो हमेशा, अनंत से किरण आएगी तो हमेशा f बराबर क्या होगा, r/2। तो यहां पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं, ये लिखूंगा पहले तो ये ऐसी परिभाषा लिखें कि फोकस दूरी क्या होती है। अरे यहां पर लिखें ध्रुव एवं फोकस बिंदु, ध्रुव एवं फोकस बिंदु, ध्रुव मतलब p, फोकस बिंदु मतलब f, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी f कहते हैं। अब कटना नीचे, फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। अब एक और बात लिखते हैं यहां पर, इसका मान ज्यादातर, इसका मान ज्यादातर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, समझे, बोलो। अब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है मतलब यहां पर मैं वापस लिख रहा हूं इधर, तो यहां पर f बराबर r/2, f बराबर, बोलो, f बराबर, या फिर आपसे पूछ ले r बराबर कितना होता है, 2f, बोलो, r बराबर कितना होता है, समझ में आ गया, इसको उतार लो। देखो आगे समझ में, फोकस दूरी क्या होती है, सीधा ध्यान रखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं साहब, क्वेश्चन आया साहब, आपको दिया किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कर लोगे? एक और क्वेश्चन यही लिख लो, बात है ना। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। कर सकते हैं आराम से, बोलो इसमें क्या आंसर आएगा, बोलो पहले में। हम जानते हैं कि f बराबर होता है r/2, क्या दे रखा है, f दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्या निकालना है, r निकालना है। तो r बराबर क्या होता है, 2f, क्या होगा, तो 2 गुणा 8 बराबर कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। नीचे देखो क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या मतलब r दे रखी है कितना, 22 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, f निकालना है, और f बराबर क्या होता है, r/2, 22/2 कितना आया, 11 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल, उतार लो जल्दी, समझ में आ जाएगा। बस हमें सूत्र याद रखना है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, वक्रता त्रिज्या r/2, f, ये f है बेटा, क्या है ये, f लिख लो। नियम समझ लेना पहले। अपना अगला क्वेश्चन है, गोले दर्पण के लिए परावर्तन के क्या क्या नियम है। 2 नियम तो अपन पढ़ेंगे। मैंने कहा मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे मान लो भी मैं देखता हूं, मैंने ये देखा साहब, ये बातें मत करो, ये तो उत्तल दर्पण लिया, ये मुख्य अक्ष ली, ध्यान रख लेना, ये मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण, क्या कौन सा बिंदु P, ये कौन सा बिंदु C। अब यहां से मैं समानांतर किरण ला रहा हूं, देखा भी मैंने, ये परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, बोलो, और कहां से निकली, ऐसे इधर किरण लाया साहब, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई, और ये जहां से टकराई, मतलब ये जहां पर टकराई उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, बोलो गुजरी नहीं गुजरी, बोलो। ये हुआ किसमें, उत्तल में। अवतल में भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, वैसे ही मुख्य अक्ष से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। समझ के बोलो, ये चीज वापस दोबारा पढ़ रहे हैं अपन। एक तो रेखा चित्र हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि फोकस बिंदु से आने वाली किरण
फोकस बिंदु से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? बोलो कहां से निकलेगी? मुख्य अक्ष से निकलेगी? नहीं समझ रहे हो क्या? देखो बातें मत करो, मान लो ये है साहब, ये मुख्य अक्ष है। अब साहब देखो यहां से मैं किरण लाऊं, परावर्तन किया, निकल गई, जैसे इधर से लाए साहब, सेम बनेगा। बस तीर का निशान उल्टा रहेगा बस। देखो ये फोकस वाली है, बोलो है या नहीं है फोकस वाली? अरे सुन लो रे, फोकस बिंदु से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की तरफ जा रही है? बोलो ऐसे फोकस बिंदु से परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है? वही सेम करना है, कुछ नहीं और बस ये तीर का निशान चेंज करना है, ऐसे उसमें होगा। तो लिखना क्या है? लिखना यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जाती। समझ गए? ये दो ही बातें लिखनी, समझ में आया? चलो देखो अपन ने ये समझा कि देखो बेटा परावर्तन के नियम क्या है दर्पण के लिए? हमने अवतल दर्पण लिया, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। अब देखो इसमें देखा, फोकस बिंदु से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाती नहीं जाती? तो देखो फोकस बिंदु से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। ये दोनों नियम कर लेना, इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।